CH-254 एक नया मिशन वैम्पायर। आरव ने उन्हें सिर्फ नॉवेल्स या मूवीज में देखा था और वो आमतौर बहुत ही ज़्यादा हैंडसम होते हैं, बिल्कुल उसकी तरह। रुको, क्या आपने अभी कहा कि वो लड़कियों पर हमला करते हैं? आरव ने पूछा। हर्षवर्धन ने सिर हिलाकर कहा, ये वैम्पायर अपनी यूनिक टेस्ट्स रखते हैं। वो सभी लड़कियों पर हमला नहीं करते, बल्कि अपने शिकार को ध्यान से चुनते हैं। शिकार आमतौर पर हमारी आंखों में खूबसूरत होता है, लेकिन अलग अलग वैम्पायर के अलग फेकेसेस होती हैं। कुछ लंबे बालों वाली लड़कियों को पसंद करते हैं, कुछ कुंवारी लड़कियों को, और कुछ फेयर, टेंडर स्किन वाली लड़कियों को। क्या आप श्योर हो कि वो सिर्फ उनका खून चूसते हैं? आरव ने अपनी भौहें उठाते हुए पूछा। मैं कैसे जान सकता हूँ? मैंने सिर्फ सुना है कि खून चूसने की प्रोसेस काफ़ी समय लेती है, इसलिए वो अक्सर किसी सुनसान जगह को चुनते हैं जहां वो उन लड़कियों को बेहोश करके उनका खून चूसने का मजा लेते हैं। जब तक सूरज नहीं उगता, वो लड़कियों के साथ जो चाहे कर सकते हैं, हर्षवर्धन ने सीरियस होकर कहा। कमीने, कौन जाने कि दुनिया में ऐसे कमीने लोग भी होते हैं। इन लोगों को लड़कियों का सम्मान करना चाहिए, आरव ने तेज आवाज में कहा। जैसे कि कोई जवान लड़कियों का रक्षक जो बड़े शहर की रात के पर्दों के नीचे छिपा होता है। आरव इन वैम्पायर के कर्मों को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर वो इन्हें पूरी तरह मुक्त या खत्म नहीं कर सकता, तो ये उसकी जादू नगरी में एक हंटर के रूप में अपमानजनक बात होगी। जब हर्षवर्धन ने देखा कि आरव काफी एक्साइटेड था, उसने कहा, मुझे एक वैम्पायर का नुकीला दांत चाहिए। मैं अभी भी किसी को हंटर यूनियन में भेजे गए अपने मिशन को एक्सेप्ट करने का इंतजार कर रहा हूँ। वो लोग मानते नहीं कि ऐसी क्रिएचर यहाँ अस्तित्व में है, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि वो यहाँ जादू नगरी में रहते हैं और पहले ही बहुत सी लड़कियों का शिकार कर चुके हैं। रुको, तो ये वैम्पायर इंसान हैं या डिमन बीस्ट्स? आरव ने पूछा। हर्षवर्धन ने हंसकर कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है? चाहे इंसान हो या डिमन बीस्ट्स, जो कोई भी बुरे काम करता है उसे सजा मिलनी चाहिए। शायद उनका वंश इंसानों जैसा है, लेकिन उनके कर्म एक डिमन बीस्ट से अलग नहीं है। आरव ने बुजुर्ग आदमी की तरफ हैरान होकर देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि बुजुर्ग आदमी ऐसे विचार व्यक्त करेगा। बुजुर्ग आदमी सही था। चूंकि कोई मिशन को नहीं ले रहा है, इसका मतलब ये हाई रैंक का है। मैं आपको वैम्पायर का दांत लाकर दे दूंगा और आप मुझसे एक्स्ट्रा फीस नहीं लोगे। मैं सिर्फ एक स्टूडेंट हूँ, एक गरीब, आरव ने कहा। तो दो वो नुकीले दांत, हर्षवर्धन ने अपनी उंगलियां फैला दी। आरव गुस्से से भड़क उठा, आप तो खुद एक वैम्पायर हो। तुम बेवकूफ़ हो या दिमाग से पैदल? अगर तुम किसी एक वैम्पायर से टकराते हो, तो क्या उसके सिर्फ एक नुकीला दांत होगा? हर्षवर्धन ने डांटा। आरव ने अपना चेहरा ब्लैंक रखा। बुजुर्ग आदमी इस बारे में बिल्कुल सही था। अगर यहाँ तक कि हंटर्स को इन क्रिएचर्स के बारे में कोई सुराग नहीं मिल रहा है, तो आपको मुझे एक लीड देनी होगी। जादू नगरी इतनी बड़ी है और इतनी पॉपुलेटेड जगह भी है, मैं शुरुआत कहाँ से करूँ? आरव ने कहा। मैं भी ज़्यादा मदद नहीं कर सकता। एक बार मैं सबवे ले रहा था, लेकिन मैंने ट्रेन मिस कर दी, इसलिए मैं वहाँ बहुत देर तक इंतजार कर रहा था। बस इत्तेफाक से मुझे एक वैम्पायर अपने शिकार का खून चूसते हुए दिखा, लेकिन अफसोस कि मैं उस लड़की को समय पर नहीं बचा पाया। उसकी खून की ज़्यादा कमी के कारण उसकी मौत हो गई जब तक मैं उसे अस्पताल ले गया, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि उसकी मौत एक अचानक हार्ट अटैक से हुई, खून की ज़्यादा कमी के बजाय। मैंने हंटर यूनियन और मैजिक एसोसिएशन को बताया कि उस पर एक इंसान जैसे क्रिएचर ने हमला किया था, लेकिन जब उन्होंने सर्विलांस चेक किया तो उन्होंने क्रिएचर को नहीं देखा। उन्होंने मान लिया कि मैंने बस इसकी कल्पना की थी। हमारे देश में शायद ऐसा क्रिएचर नहीं है, लेकिन वेस्टर्न साइड में ये असलियत में है और वो लोग वहाँ से यहाँ आकर आम इंसानों का खून चूसना चाह रहे हैं और मुझे इत्तेफाक से एक मिला जब वो अपने शिकार के खून चूसने का मजा ले रहा था। मैं कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मैंने लड़की को बचाने की पूरी कोशिश की, इसलिए मैंने सोचा कि ये खत्म हो गया होगा, जब तक मुझे एक प्राचीन वेस्टर्न मैनुअल से नहीं पता चला कि इन वैम्पायर के वो दो नुकीले दांत एक हाई क्वालिटी के मटीरियल हैं। तो आप कह रहे हो कि एक आखिरी सुराग वो लड़की है जो मर गई? आरव ने गुस्से में पूछा। हर्षवर्धन ने सिर हिलाकर कहा, अगर मिशन इतना आसान होता तो इसका इतना बड़ा इनाम नहीं होता। मैं तुम्हें लड़की का नाम दूंगा और तुम अपने आप सब कुछ हैंडल करो। जब तुम मुझे दांत दोगे, मैं तुम्हें आमद दूंगा, नहीं तो तुम्हें मुझे पूरे 300 करोड़ देने हो ही, मैं उससे एक पैसा भी कम नहीं लूंगा। एक और सवाल है मेरे पास। बोलो। आप पैसे चूसने में पहले से एक्सपर्ट हो, तो आपको सबवे क्यों लेना पड़ा? आपने कैब क्यों नहीं ली? आरव ने कहा। हर्षवर्धन ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, तुम्हें पता नहीं, इसे कंजर्वेटिव कहना चाहिए। आरव और हर्षवर्धन ने लंबी चर्चा की। इस बीच सुनील बोला, मेरे पास भी एक सवाल है। ना तो आरव और ना ही हर्षवर्धन ने उस पर ध्यान दिया। सुनील बुरी तरह से परेशान लग रहा था।
उसे अभी भी समझ नहीं आया, बिना किसी सांप के निशान के सांप के खाल का क्या फायदा। आरव ने दिन गिनने शुरू किए। दूसरे चैलेंज वीक तक सिर्फ 7 दिन बचे थे। अगर उसने उस हफ्ते में आमा पहनना था तो उसके पास वैम्पायर को ढूंढकर उसके दांत निकालने के लिए सिर्फ 7 दिन थे। इस तरह के काम के लिए उसे छुटकी की जरूरत थी। मिशन का रैंक काफ़ी हाई था, क्योंकि सिर्फ आमा बनवाने के लिए बुए को चुकाने वाली फीस ही 100 करोड़ रुपये थी। उस बुए द्वारा प्राइस को 3 गुना बढ़ाने की मंशा को छोड़कर 50 करोड़ और उससे ऊपर वाले मिशंस आमतौर पर एडवांस्ड मैजिशियंस के लिए होते हैं, और उनमें से ज़्यादातर को पूरे एक एडवांस्ड मैजिशियंस के टीम की ज़रूरत होती है। लेकिन हर्षवर्धन ने जरूर ही आरव की कल्टिवेशन को पढ़ लिया था। ये तथ्य कि वो आरव को इसे संभालने की अनुमति दे रहे थे, इसका मतलब वैम्पायर की शक्ति बहुत ज़्यादा नहीं थी। अब सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वैम्पायर को कहाँ से ढूंढना है। इतने पॉपुलेटेड एरिया में वो हैंडसम दिखने वाले वैम्पायर जो कभी भी इंसान से मॉन्स्टर में बदल जाते हैं। हर्षवर्धन ने बताया था कि वैम्पायर बिल्कुल इंसानों की तरह दिखते हैं। जब तक वो उन्हें खून चूसते हुए नहीं पकड़ता, उन्हें पहचानना नामुमकिन था। किसी भी तरह उसे जल्दी से मिशन को पूरा करना चाहिए। आमा के साथ उसकी शक्ति तेजी से बढ़ेगी, जिससे वो हाई रैंक वाले लोगों को चैलेंज कर सकता है और ज़्यादा रिसोर्सेस। नहीं, ये सही नहीं था। कैसे एक आदमी की तरह वो वैम्पायर को शहर की मासूम लड़कियों को नुकसान पहुंचाने देगा? ये सब न्याय के लिए था। छुटकी, हमारे पास एक काम है, एक बड़ा। आरव ने कहा। तुम कहाँ हो? मैं अभी आती हूँ। छुटकी की आवाज़ हमेशा की तरह शांत थी, जो उसकी उम्र की लड़की के लिए बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन ये तथ्य कि वो काफ़ी जल्दी पहुंच गई थी, ये एक अच्छा संकेत था कि छोटी शायद बहुत बोर हो रही थी। छुटकी के आने के बाद आरव उसे साथ लेकर उस मासूम लड़की के घर गया जिसकी मौत हर्षवर्धन ने देखी थी, ये देखने के लिए कि क्या वहाँ कोई सुराग मिल सकता है। हे गाइस, मेरे चैप्टर को लाइक करना मत भूलना। आपका एक लाइक मुझे और भी इंटरेस्टिंग और जल्दी लिखने के लिए मोटिवेट करता है। आपके सपोर्ट के बिना यह संभव नहीं है। धन्यवाद। स्माइल CH255, लड़की जिंदा है। आरव और छुटकी अलग हो गए। छुटकी ने पुलिस के पास जाकर पीड़ित के बारे में जानकारी इकट्ठी की और पिछली घटना के जिम्मेदार पुलिसकर्मियों और डॉक्टरों से और सुराग मांगे। दूसरी तरफ आरव बस लड़की के घर गया, ये देखने के लिए कि क्या उसके परिवार से कुछ नया सीख सकता है। घटना ज़्यादा पुरानी नहीं थी, सिर्फ 2 महीने पहले की बात थी। आरव एक पुरानी गली में पहुंचा, जहां उस लड़की का घर दुकान के ऊपर था। घर में जाने के लिए उसे एक छोटी गली से अपना रास्ता बनाते हुए सीढ़ियों पर चढ़कर घर तक जाना था। घर 2 मंजिला था। इसके सामने का हिस्सा सड़क की तरफ था, जहां एक होटल था, और पहली मंजिल पर कॉस्मेटिक्स की दुकान थी। दूसरी मंजिल पर कुछ गमले और दीवारों पर बेलें थीं, जो पुराने घर को कुछ रंगीन बना रही थी। ये रहने के लिए एक आरामदायक जगह लग रही थी। घर के एक छोटे से आंगन में कुछ अंगूर की बेलें थीं, उन पर लटकी हुई शाखाएं हवा में हल्के से झूल रही थीं। ये एक परिवार के रहने के लिए और एक खुशहाल जीवन बिताने की अच्छी जगह लगती थी। लेकिन दूसरी मंजिल की बालकनी और बगीचे में रोजमर्रा की इस्तेमाल होने वाली चीजें अभी भी मौजूद थीं। आरव नहीं समझ पा रहा था कि 2 महीने बाद भी ये वहाँ क्यों थी, और इसने घर के रूप को बदल दिया था। हेलो, क्या ये लक्ष्मी का घर है? आरव ने पूछा। ओह हाँ, हाय, और आप कौन? एक काफ़ी खूबसूरत लड़की घर से बाहर आई। उसने विनम्र मुस्कुराहट दी, लेकिन उसकी भौहें कुछ उदासी दिख रही थीं। मैं, तुम। आरव तब हक्का बक्का हो गया जब उसने लड़की को ठीक से देखा। उसने अपनी उंगली लड़की की तरफ की और अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाल पाया, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। लड़की आरव को कंफ्यूजन में देख रही थी, समझ नहीं पा रही थी कि उसका ऐसा रिएक्शन क्यों था। आरव कुछ कदम पीछे हटा। वो हैरान था, क्योंकि जो लड़की उसका स्वागत कर रही थी वो वही लड़की थी जिसे हर्षवर्धन ने मरा हुआ बताया था। आरव यहाँ आने से पहले उसकी तस्वीर देख चुका था, इसलिए उसने तुरंत पहचान लिया। उसने उसकी डेथ सर्टिफिकेट भी देखी थी। कहा गया था कि शव का दाह संस्कार कर दिया गया था, लेकिन वो जिंदा खड़ी थी उसके सामने। क्या ऐसा हो सकता है कि वो कहानियां सच थीं? क्या वैम्पायर के खून चूसने से मरा हुआ इंसान पहली पूर्णिमा पर पुनर्जन्म ले लेता है और उनमें से एक बन जाता है? लड़की का चेहरा पीला पड़ गया था, जैसे खून ही न हो। उसके होंठ बहुत ही गुलाबी और मुलायम थे, जिससे वो बहुत ही बेचारी लग रही थी। ये देखकर आरव के मन में उसके लिए प्यार उमड़ पड़ा। फिर भी ये शायद वैम्पायर का एक बड़ा भेष भी हो सकता था। एक फीमेल वैम्पायर। क्या इसका ये मतलब नहीं था कि ये मुझ जैसे हैंडसम लड़के में इंटरेस्ट रखती होगी? आरव ने मन ही मन सोचा। मैं लक्ष्मी की बहन रिया हूँ। हम जुड़वा हैं, लड़की ने कहा, जब उसने कुछ महसूस किया कि आरव उसे कुछ और ही समझ रहा है। ओह! आरव के होठ टेढ़े हो गए।
उसका दिमाग आजकल बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव हो गया है, उसे वेस्टर्न टीवी शोज कम देखने चाहिए। जुड़वा, ओह तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। आरव ने गहरी सांस ली। लड़की ने आरव के रिएक्शन देखे और मुस्कुराने लगी। फिर उसने कहा, आप मेरी बहन के दोस्त हैं? हाँ, मैंने खबर सुनी। आरव ने सिर हिलाया। आरव ने अपनी पहचान को एक हंटर के रूप में नहीं बताया। ज़्यादातर आम लोग, जिनमें जादूगर भी शामिल हैं, उन्हें नहीं पता था कि शहर में सिर्फ इंसान के अलावा और भी चीज़ें हैं। उन्हें कोई बेकार का पैनिक देने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए ज़्यादातर समय आरव और छुटकी जांच के दौरान गलत पहचान का इस्तेमाल करते थे। घर थोड़ा गंदा है, चलो यहाँ दुकान में बात करते हैं। रिया ने आरव को घर में इनवाइट नहीं किया। ये समझदारी भरा कदम था जब वो अकेली घर में थी। आरव ने सिर हिला दिया। उसने महसूस किया कि रिया एक समझदार लड़की थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी बहन जो मर चुकी थी वो किस तरह की इंसान थी। छोटे कैफे के अंदर आरव ने रिया के लिए एक ग्लास जूस और खुद के लिए कुछ खाना मंगाया। वो अपनी जासूसी शुरू करने के लिए इतना उतावला था कि वो लंच के बारे में भूल ही गया। मैंने देखा कि आपके घर में अभी भी रोजमर्रा के कामों में इस्तेमाल की जाने वाले सामान के ढेर हैं। 2 महीने हो गए, किसी ने उन्हें अब तक क्यों नहीं हटाया? आरव ने पूछा। हमारे परिवार में और कोई नहीं है। हमारे रिश्तेदार भी बहन की 13वीं के बाद चले गए। मैं भी दुख से ध्यान हटाने के लिए चली गई थी। मैं कल ही वापस आई, इसलिए मुझे उन्हें हटाने का समय नहीं मिला, रिया ने दुखी स्वर में कहा। सिर्फ आप दोनों ही घर में रहते थे? आरव ने पूछा। हाँ, हमारे माता पिता बहुत पहले गुजर गए। मेरी बहन ने पढ़ाई छोड़ दी थी ताकि वो काम कर सके और मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। रिया की आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। आरव ने लड़की की तरफ देखा। वो समझ गया कि उन्हें सहारा देने वाला कोई नहीं था। वो दोनों बस एक दूसरे पर निर्भर थी। उनमें बहुत गहरा लगाव था। मैं बाद में आपकी मदद करूंगा, आप अकेले उन्हें साफ नहीं कर पाएंगी, आरव ने दयालु रूप से पेशकश की। रिया ने सिर हिला दिया। साफ था कि वो उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। उसने उसकी तरफ देखा और पूछा, मैंने आपको पहले नहीं देखा, क्या आप मेरी बहन के स्कूलमेट हैं? आरव ने अपना होमवर्क कर लिया था, इसलिए उसने जवाब दिया, स्कूलमेट नहीं, लेकिन वो जहाँ काम करती है वो जगह मेरे बगल में है, इसलिए हम कभी कभी बात करते थे। ओह, तो आप वो हैं, मेरी बहन ने मुझसे पहले बताया था। उसने कहा था कि आप हमेशा उसका ध्यान रखते हैं, रिया ने कहा। आरव जानता था कि रिया किसी और की बात कर रही थी, इसलिए उसने खुशी से साथ दिया। हालांकि रिया थोड़ी उदास लगी, लेकिन उसने सबसे दर्दनाक समय सहन किया था, इसलिए आरव सीधे मुद्दे पर आ गया। आरव ने मुद्दा साफ कर दिया। क्या आपकी बहन को दिल का दौरा पड़ा था? मुझे लगता है, डॉक्टरों ने मुझे यही बताया, रिया ने कहा। लेकिन मैंने सुना कि उसे उस समय किसी ने काटा था और उस समय उसका ढेर सारा खून बह गया था, आरव ने कहा। मेरी बहन हमेशा से कमज़ोर थी और कभी कभी कम खून होने की वजह से बीमार रहती थी। मुझे लगता है इसमें कुछ अजीब नहीं है, रिया ने कहा। मैंने उस बुजुर्ग से मुलाकात की थी जो आपकी बहन को अस्पताल ले गया था। उन्होंने कहा कि उसने कुछ देखा था। मुझे भी बहुत जिज्ञासा है। आखिरी बार जब मैंने आपकी बहन को देखा था तो मुझे लगा था कि वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि वो दिल के दौरे से मर गई तो मैं बहुत शॉक था। उसने कुछ दिन पहले घबराहट महसूस की थी, इसलिए मैंने उससे पूछा और उसने मुझे बताया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। क्या उसने आपको कुछ बताया था इस बारे में? आरव ने अपने तरीके से बात को आगे बढ़ाया। रिया ने अपने होंठ बंद कर लिए जब वो बीती बातों को याद करने लगी। कुछ देर बाद उसने अपनी आवाज़ धीमी कर दी और चमकते हुए आंखों के साथ कहा, मुझे उस पीछा करने वाले इंसान के बारे में तो कुछ नहीं पता, लेकिन मेरी बहन कुछ दिन पहले काफ़ी सावधान लग रही थी। 2 महीने पहले मौसम इतना ठंडा नहीं था, इसलिए मैं कॉलेज से लौटने के बाद खिड़कियां खोल दिया करती थी, लेकिन उसने घबराहट में उन्हें बंद कर दिया था। लगता है उन दिनों में कुछ तो हुआ था, आरव ने अपने चश्मे को ठीक करते हुए कहा। बस यूं ही डिटेक्टिव बनने के लिए उसने एक जोड़ी चश्मा भी खरीद लिया था। CH-256, आखिर मिस्ट्री क्या है? क्या तुम कह रहे हो कि मेरी बहन की मौत एक हादसा नहीं थी? रिया की आंखों में एक जटिल चमक थी। आरव ने सिर हिला दिया और कहा, वो बुजुर्ग आदमी एक शक्तिशाली जादूगर है, तो मुझे यकीन है कि वो सच बोल रहा होगा। वैसे, क्या तुम सच में सोचती थी कि तुम्हारी बहन को दिल का दौरा पड़ा था? रिया कुछ देर के लिए सोच में डूबी रही और फिर बोली, ये सच है कि उसकी सेहत अच्छी नहीं थी, लेकिन उसकी मौत के बाद ही मुझे उसके दिल की बीमारी के बारे में पता चला। मुझे भी यकीन नहीं हुआ। मैं इस बात से काफ़ी परेशान थी, इसलिए मैं सच जानना चाहती हूँ। अगर तुम्हें अपनी बहन के बारे में कुछ अजीब या किसी अजीब इंसान के बारे में याद आता है तो प्लीज मुझे जल्द से जल्द बताओ, खासकर अगर वो इंसान एक आदमी था, आरव ने कहा।
हर्षवर्धन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सिर्फ मेल वैम्पायर ही लड़कियों को नुकसान पहुंचाते हैं। वो हमेशा अपने शिकार का पीछा करते हैं या उनसे सीधे संपर्क करते हैं। आरव मानता है कि मौत से पहले उसके संपर्क में आने वाला कोई अजनबी सबसे संदिग्ध होगा। अगर कोई था तो मुझे लगता है तुम ही उस क्राइटेरिया को पूरा करते हो, रिया ने कहा। आरव को थोड़ा अजीब लगा। लगता है जिस इंसान के रूप में वो छुपा हुआ था वो उसकी बहन में इंटरेस्टेड था। फिर भी ये एक अभूत जरूरी सुराग था। उस इंसान की जांच बाद में करनी चाहिए, क्योंकि शायद उससे कुछ खास जानकारी मिल सकती है। क्या कोई और है मेरे अलावा? आरव ने पूछा। रिया ने अपना सिर हिला दिया। उसने अपनी घड़ी देखी और बोली, देर हो रही है, मुझे कॉलेज जाना चाहिए। अगर कुछ और हो तो तुम मुझे किंग्स गर्ल्स कॉलेज में ढूंढ सकते हो। आरव को लगा कि अब और सवाल नहीं पूछना चाहिए और उसने रिया को अलविदा किया। जैसे ही रिया चली गई, आरव का शरीर एक काले शक्य में बदल गया और तेजी से बेलों के पास से गुजरा। वो चुपके से लक्ष्मी और रिया के कमरों में घुस गया। कमरा कई रोगों से भरा हुआ था, जैसे पिंक, नीला और वाइट। कमरों में बिस्तरों, डेस्क और दीवारों पर बहुत सारी गुड़ियां लटकी की थीं। आरव ने अपने डिटेक्टिव चश्मे से सुराग ढूंढने की कोशिश की, लेकिन अलग अलग तरह की लड़कियों के चीज़ों के अलावा उसे कुछ दिलचस्प नहीं मिला। लगता है मुझे देखना पड़ेगा कि क्या छुटकी ने कोई अच्छी चीज़ ढूंढी है, उसने धीरे से कहा। जल्द ही आरव ने छुटकी से मुलाकात की। शव का बहुत पहले ही दाह संस्कार कर दिया गया था। अगर उसे सुरक्षित रखा गया होता तो ये बताना बहुत आसान होता कि क्या उस पर वैम्पायर ने हमला किया था, जिसने सोचा था कि ये छिपे हुए क्रिएचर हमारे देश में आ रहे हैं। क्या राजपरिवार को इन पर नज़र नहीं रखनी चाहिए? छुटकी ने कहा। तो क्या तुम्हें कोई खास जानकारी मिली? आरव ने पूछा। छुटकी ने अपने लैपटॉप में कुछ देर टाइप करते हुए सोचने के बाद कहा, हर डॉक्यूमेंट यही कह रहा है कि उसकी मौत दिल की बीमारी के वजह से ही हुई थी। उसकी मौत के बारे में कुछ अजीब नहीं था। डेथ सर्टिफिकेट में भी कुछ संदिग्ध नहीं था। सच कहूं तो अगर मिस्टर हर्षवर्धन ने जोर नहीं दिया होता कि उन्होंने उसकी मौत देखी है, तो शायद इस घटना को डिमन बीस्ट द्वारा की गई हरकत नहीं माना जाता। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि क्यों कोई भी इस मिशन को लेने के लिए तैयार नहीं था। ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि हमारे पास कोई क्लू नहीं है। इसके अलावा अगर वैम्पायर सिर्फ एक रैंडम लड़की का शिकार कर रहा था, तो शहर में इतने सारे लोगों के बीच उसका पता लगाना मुमकिन नहीं है। ये सच में सिर दर्द है। आरव ने सहमति में सिर हिलाया। मैंने सबवे के सर्विलांस कैमरों की रिकॉर्डिंग्स हासिल कर ली हैं। अभी तक मुझे उन्हें देखने का समय नहीं मिला। आशा है कि हम उनसे कुछ सुराग ढूंढ पाएंगे, छुटकी ने कहा। अगर हम सच में कुछ नहीं ढूंढ पाते तो मुझे लगता है कि हमें फिर से उसकी बहन रिया से बात करनी होगी, आरव ने कहा। शायद यही एक आखिरी रास्ता है। आरव और छुटकी ने स्टेशन पर लक्ष्मी के अचानक मरने वाले जगह पर सर्विलांस कैमरों की रिकॉर्डिंग चलाई। खुद को किसी भी विवरण से चूकने से बचाने के लिए आरव और छुटकी ने रात में उसी स्टेशन पर जाकर उसी समय उस चीज को दोहराने का फैसला किया जैसे घटना घटी थी। रात में स्टेशन उतना भीड़ भाड़ वाला नहीं था। स्टेशन के एंट्रेंस पर जमीन के नीचे जाने वाली सीढ़ियां बिल्कुल खाली थीं। धुंधली रोशनी के नीचे ये जगह काफी सीनिस्टर लग रही थी, फिर भी दूर से कुछ अजीब मेटल की खड़खड़ाहट सुनी जा सकती थी। आरव, क्या तुम्हें एहसास हुआ? ज्यादातर लाइंस इस समय बंद हो चुकी हैं। आखिरी ट्रेन 5 मिनट पहले चली गई थी, मतलब सभी लोग 5 मिनट पहले ही ट्रेन में सवार हो चुके होंगे। लक्ष्मी को भी टाइम टेबल पता होना चाहिए, तो वो स्टेशन में क्यों जा रही थी? छुटकी ने अपने लैपटॉप में देखते हुए पूछा। लैपटॉप अभी हर कैमरा से कैप्चर की गई अलग अलग नज़ारों का कॉम्बिनेशन दिखा रहा था। उन्होंने लक्ष्मी को उसके हील्स में स्टेशन में धीरे से चलते हुए देखा, जो डार्क ब्लैक और वाइट रिकॉर्डिंग में थी। उसके आसपास कोई और नहीं था। छुटकी ने रिकॉर्डिंग से लक्ष्मी के निशान का अनुमान लगाते हुए उसकी राह पर चलना शुरू किया। जहां भी लक्ष्मी रिकॉर्डिंग्स में गई, छुटकी उसके पीछे पीछे गई और उसके हरकतों की नकल करने लगी। ये एक आम तरीका था जो पुलिस जांच के लिए इस्तेमाल करती थी। शहरों में ज्यादातर हंटिंग एजेंसियों ने भी ये बेसिक तकनीक सीख ली थी। सच में आखिरी ट्रेन जा चुकी है, फिर भी वो स्टेशन की ओर जा रही है। लगता नहीं कि वो ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रही है, आरव ने कहा। तो शायद किसी ने उसे स्टेशन में बुलाया होगा, छुटकी ने समझाया। ये हो सकता है। हम उस सर्विलांस कैमरे को ढूंढेंगे जिसने उसके स्टेशन में जाने से पहले के पलों को कैप्चर किया होगा। पास में दुकान और ट्रैफिक लाइट्स हैं। शायद हम उस इंसान का पता लगा सकते हैं जो उसके स्टेशन में आने से पहले उसके संपर्क में आया था, आरव ने कहा। अचानक से थोड़ा अजीब फील हो रहा है। अगर एक वैम्पायर अपने शिकार को बहका सकता है, तो आम लोग अपने आप को उससे कैसा बचा सकते हैं, छुटकी ने कहा। आरव ने स्वपन नगरी के जमालपुर गांव में उस काज मैजिक स्पाइडर को याद किया,
उस क्रिएचर के पास भी अपने शिकार के मन को कंट्रोल करने की एबिलिटी थी। वैम्पायर शहर में छुपकर इंसानों का शिकार करने में माहिर थे, इसलिए ये कोई आश्चर्य नहीं था कि उसके पास अपने शिकार को कंट्रोल करने के इस तरह के तरीके भी हो सकते हैं। ये वैम्पायर जिस तरह के डेमन बीस्ट से हम पहले मिल चुके हैं, ये उनसे काफ़ी चालाक है। अगर लक्ष्मी वाकई में एक वैम्पायर के हमले का शिकार हुई थी, तो ये भी साबित होता है कि क्रिएचर अपने शिकार के मौत का कारण बदलने के तरीके को जानता है। जब तक शिकार के दिल के दौरे का पता चलता है, तब तक मामला कभी भी हंटर्स के हाथ नहीं आएगा। दूसरे शब्दों में, वैम्पायर को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस शहर में लाखों लोग हैं, तो कुछ लोगों का हादसों में मर जाना बिल्कुल भी अजीब नहीं है। आरव, देखो। वो अचानक उस जगह पर रुक गई, जैसे वो किसी से टकरा गई हो। छुटकी ने चिल्ला कर कहा, CH-257, रिया भी बनी वैम्पायर का शिकार। आरव ने छुटकी से रिकॉर्डिंग दोहराने को कहा। जैसे उसने देखा, लक्ष्मी आधे रास्ते में अचानक रुक गई, लेकिन आरव अब भी उसके सामने कुछ नहीं देख पाया। जब उसने और ध्यान से देखा, आरव ने देखा कि उसने कुछ और कदम आगे बढ़ाए। उस जगह पर ज्यादा रोशनी नहीं थी और लड़की छांव में अपनी रफ्तार को धीमा करके रुक गई, लेकिन एक बड़ा सा खंबा उसके ज्यादातर शरीर को ढक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो उस खंबे का सहारा लेकर खड़ी हो, जैसे कि वो किसी बीमारी से ग्रसित हो और उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही हो। लेकिन रिकॉर्डिंग को कई बार दोहराने के बाद यह ज्यादा महसूस हो रहा था जैसे कोई उस लड़की को पकड़ के रोक रहा हो, उसे आगे बढ़ने से रोक रहा हो। काफी समय के बाद वो थकी हुई लगने लगी, जैसे उसका दम घुटने लगा हो। उसका शरीर अकड़ गया, वो धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ी। थोड़ी देर बाद सर्विलांस कैमरा ने हर्षवर्धन को लड़की की तरफ घबराहट में दौड़ते उसके पास आते हुए दिखाया और उसने उस लड़की को पकड़ लिया। उसने उसकी हालत की जांच नहीं की, इसके बजाय वो शायद किसी का पीछा कर रहा था। वो खाली स्टेशन पर गुस्से से चिल्लाया। उसके बाद हर्षवर्धन लक्ष्मी को स्टेशन से उठाकर हॉस्पिटल ले गए, लेकिन समय पर उसका इलाज नहीं करवा पाए। लगता है उसने कुछ देखा था, आरव ने कहा। मैंने रिकॉर्डिंग चेक की है, खंबे के पास कोई छुपा नहीं था, लेकिन जब लक्ष्मी का शरीर खंबे से आधा ढका हुआ था, तो लगता था जैसे कुछ उसे पकड़ रहा हो। आरव, तुम एक शैडो मैजिशियन हो, क्या तुम्हें लगता है कोई शैडो एलिमेंट स्पेल का इस्तेमाल करके खंबे के पीछे छुपा हुआ हो सकता है? रिकॉर्डिंग ब्लैक एंड व्हाइट कलर में है, इसलिए ये कहना मुश्किल है कि शैडो हिल रही थी या नहीं, छुटकी ने कहा। हो सकता है। सबवे स्टेशनों में काफ़ी शैडो होती है, तो एक शैडो मैजिशियन आसानी से उनके बीच में से गुजर सकता है, आरव ने सिर हिलाते हुए कहा। ये सभी सुराग रिकॉर्डिंग से हासिल हुए थे, जो ये दर्शाते थे कि गुनाहगार के पास शैडो एलिमेंट का मैजिक है। आरव और छुटकी उस आदमी से मिलने गए, जिसके बारे में रिया ने बताया था कि वो लक्ष्मी के सबसे ज्यादा करीब था और जिसकी पहचान से आरव रीता से मिलता था, लेकिन उन्होंने पता लगाया कि वो सिर्फ एक साधारण दुकानदार था। उन्होंने उससे कोई खास जानकारी नहीं हासिल की। कोई लीड न मिलने पर आरव और छुटकी को मजबूरी में उस लड़की के कॉलेज जाना पड़ा जहां रिया पढ़ रही थी, देखने के लिए कि क्या वहां की लड़कियां उसके बारे में कुछ और जानकारी दे सकती है। नहीं तो मिशन को आगे बढ़ाना नामुमकिन था। आरव ने रिया के कॉलेज के बारे में अच्छी खासी जानकारी इकट्ठा की। ये एक ऐसा कॉलेज था जहां नर्सेस, एयर होस्टेज और मॉडल्स की टीचिंग दी जाती थी, इसलिए वहां बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां थी। आसपास के लोग इसे लड़ाकों का स्वर्ग कहकर बुलाते थे। जब आरव ने रिया की क्लासरूम ढूंढी, तो उसने एक क्लास में ढेर सारी खूबसूरत लड़कियां देखी। वो लगभग भूल गया था कि वो वहां क्यों आया था। क्या तुम रिया को ढूंढ रहे हो? वो अपने कमरे में वापस चली गई, क्योंकि अचानक से उसको अजीब महसूस हो रहा था। शायद उसका पीरियड चल रहा है, एक लड़की ने कहा, जिसने अपने बालों को ग्रे और ब्लैक कर रखा था। पास खड़ी लड़कियों ने उसकी बात सुनकर हंस पड़ी। उनमें से एक लड़की जिसने कहा, जिसने वेस्टेड स्टाइल के कपड़े पहने थे और काफी आमिर लग रही थी, हर महीने 3 या 4 बार पीरियड नहीं होते। मैं शर्त लगा सकती हूँ कि वो कॉलेज के बाहर लड़कों के साथ मटरगश्ती करने की वजह से बीमार है। उसके बारे में ऐसे मत कहो, उसकी बहन अभी गुजर गई है। हम तो सिर्फ सच बोल रहे हैं। वो कभी कभी छुट्टी मांगती है और डॉक्टर के पास जाने के लिए हमेशा मना कर देती है। भगवान जाने उसको कोई बीमारी है या कुछ और। लड़कियों की बात सुनकर यह साफ समझ आ रहा था कि रिया क्लास में ज्यादा पसंद नहीं की जाती थी। दूसरी सोच पर यह काफी तार्किक लग रहा था। रिया किसी अफसर से कम खूबसूरत नहीं दिखती थी और वो अपना शरीर भी काफी अच्छे से मेंटेन रखती थी। ये सब काफी था दूसरी लड़कियों को उससे जलन महसूस करने के लिए। आरव का पहला इंप्रेशन उस पर काफी अच्छा था और ऐसी लड़कियों द्वारा उसे एक्सक्लूड करना काफी आम बात थी। आरव ने फैसला किया कि वो उससे एक दोस्त के रूप में मिलता रहेगा। ज्यादातर स्टूडेंट्स इस समय क्लास में थे। डॉम की देखभाल एक बूढ़ी महिला कर रही थी,
फिर भी आरव अपने शैडो एलिमेंट की मदद से अंदर जाने में कामयाब रहा। रिया का कमरा कॉरिडोर के आखिर में था। आरव सीधे अंदर नहीं गया, उसने विनम्रता से दरवाजा नॉक किया। क्या तुम फिर से क्लासेस स्किप कर रही हो? अरे, तुम हो? रिया की हालत काफ़ी अच्छी नहीं लग रही थी, और जब उसने आरव को देखा तो वो काफ़ी सरप्राइज लग रही थी। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे क्लासमेट्स ने मुझे बताया कि तुम बीमार हो, तो मैं यहाँ तुम्हारा हाल चाल जानने आया हूँ, आरव ने कहा। मैं ठीक हूँ, मेरी इतनी फिक्र करने के लिए शुक्रिया। वैसे मैं उस जगह पर अपनी बहन के एक दोस्त से मिल चुकी हूँ जहाँ वो काम करती थी, तो आप मुझे परेशान मत करो, रिया ने थोड़ा सतर्क रहते हुए कहा। आरव चौंक गया, उसने अपनी पोल इतनी जल्दी खुलने की उम्मीद नहीं की थी। उसने एक ऑकवर्ड स्माइल दी, और जब वो उसे कुछ समझाने वाला था, रिया ने दरवाजा बंद कर दिया। आरव हेल्पलेसली चला गया। सिचुएशन अब काफ़ी बिगड़ती जा रही थी और मिशन को पूरा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। उनके पास कोई लीड्स नहीं थी, और यहाँ तक कि अगर वो ये साबित भी कर देते कि लक्ष्मी किसी चीज़ के काटने के बाद मर गई थी, तो भी उनके पास वैम्पायर को पकड़ने का कोई मौका नहीं था। जब आरव और छुटकी कॉलेज गेट पर मिले, छुटकी ने तुरंत उसकी प्रोग्रेस के बारे में पूछा। अब तुम ये मार कहना कि रिया काफ़ी बीमार चल रही है, छुटकी ने आरव के पास आकर कहा। ये सुनकर आरव की आंखों में चमक दिखाई देने लगी। उसके क्लासमेट्स ने बताया था कि उसके पीरियड्स होते रहे हैं, शायद वो बीमार नहीं पड़ रही थी, लेकिन वैम्पायर उसका खून चुपके से चूस रहा था बिना उसके नोटिस किए। मिस्टर हर्षवर्धन ने बताया था कि ज़्यादातर वैम्पायर अपनी फैंटेसीज रखते हैं। लक्ष्मी और रिया जुड़वा थे, तो हो सकता है कि वैम्पायर की फैंटेसी अब उसके लिए भी बढ़ रही है, इसलिए बड़ी बहन के मरने के बाद अब वो छोटी बहन पर शिकार करने आया है, आरव ने छुटकी को समझाया। तो हम उस आदमी को रिया पर नज़र रखते हुए ढूंढ सकते हैं, छुटकी ने कहा। आरव को स्मार्ट छुटकी को चूमने की इच्छा हुई जब उसने अपने मिशन को पूरा करने की एक झलक देखी। दुर्भाग्य से छुटकी ने पहले से ही उसके इरादे देख लिए थे और अपने छोटे हाथ से अपना लाल चेहरा छुपा लिया। प्लीज़, मैं अब भी शादी करने का इरादा रखती हूँ, छुटकी ने ताना मारते हुए कहा। उसकी बात सुनकर आरव जोर से हंसने लगा। आरव और छुटकी रात का इंतजार करते रहे। वो डॉम के बाहर की झाड़ियों में छुपे थे, उम्मीद कर रहे थे कि वहां उन्हें उस आदमी का कोई सुराग मिले। पहली रात कुछ नहीं हुआ। रिया अपने कमरे में रही, उसका खाना भी उसके रूममेट्स रूम में ले आए। दूसरी रात झाड़ियों में कुछ हरकत हुई, लेकिन ये एक स्टूडेंट निकली जो शायद उसके साथ मौजूद लड़के को सीक्रेट डेट कर रही थी। क्या वो एक कमरा नहीं ढूंढ सकते? आरव झाड़ियों में छुपा हुआ था जब उसने कुछ आवाज़ें सुनी। शुक्र है कि छुटकी वहां नहीं थी, क्योंकि ये उसकी उम्र के लिए अच्छी चीज़ नहीं थी। आशी रात में आरव का मन सोने का कर रहा था, लेकिन उसने हवा में शैडो एलिमेंट महसूस किया। आरव ने तुरंत अपना ध्यान फिर से खिड़की की ओर किया। लगता है मछली जाल में फंस गई।